नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, हिंदी के हमारे कोचिंग में अभी जो चल रहा है, हिंदी के टॉप 20 कवियों का परिचय, समग्र परिचय समेत उनकी रचनाओं के, उनके साहित्यिक कृतित्व, उनके संपूर्ण विस्तार का वर्णन। यदि हम यहाँ से प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते तो उसकी वजह यही है कि हमें उनका कृतित्व, हमें उनका व्यक्तित्व याद नहीं होता। इसलिए यह टॉपिक मैंने यहाँ पर चुना है। उसके अंतर्गत आज हमको पढ़ना है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी को, और वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन जानकारी दी जाती है। जो यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा रहता वह भी मेरे द्वारा समझाया जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि ये व्यक्तित्व जो इनका है वह हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि कहानियां हमेशा हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक बैठी रहती हैं और हमें याद रहती हैं, और हम इन कहानियों के माध्यम से ही इनका जो व्यक्तित्व है उनको बताएंगे। देखिए, इनका जन्म होता है 30 जनवरी 1889 में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में बनारस में माता मुन्नी देवी और पिता बाबू देवी प्रसाद जी के घर में होता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है? 30 जनवरी 1889 में। इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी और पिताजी का नाम था बाबू देवी प्रसाद। तो इनके घर में इनका जन्म होता है। अब समस्या ये आती है कि इनका जन्म जब होता है तो ये निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनके घर पे व्यवसाय, इनके यहाँ क्या था, तंबाकू बनाने का। तंबाकू का व्यवसाय इनके पूर्वज किया करते थे। क्या था व्यवसाय? इनके यहाँ इनके जो पूर्वज हैं सूंघनी साहू नाम से जाने जाते थे, और इनके यहाँ तंबाकू बनाने का व्यवसाय होता था। जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तंबाकू तो बेची है, खैनी जिसे कहते हैं, खैनी का व्यापार तो किया, लेकिन कभी कविताओं का व्यापार नहीं किया है। यह एक प्रमुख लाइन इनके जीवन के संबंध में बहुत ही सार्थक है। कहा जाता है कि एक समय की बात है कि महादेवी वर्मा भागलपुर से जब बनारस में आई थी तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर जो प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी हैं उनसे भेंट वार्ता कर ली जाए। तो वहां पर इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ। तो जब महादेवी वर्मा, उनको सभी जानते होंगे, छायावाद की महान कवयित्री हैं, उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वह एक समय सूंघनी साहू अर्थात जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ उनसे भेंट वार्ता करने के लिए जाती हैं। लेकिन जब वह वहां पर बनारस के स्टेशन पर या स्टैंड पर कह लीजिए, वहां पर रुकती हैं तो कई लोगों से पूछती हैं, लेकिन इनके घर का पता नहीं चलता, क्योंकि इन्हें जयशंकर प्रसाद नाम से वहां पर कोई भी नहीं जानता था। फिर वह परेशान होकर लौटने लगती हैं, और उसी समय एक तांगे वाला कहता है कि आपको कहाँ जाना है। तब ये बताती हैं तो वह कहता है कि ऐसे नाम के व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ सूंघनी साहू बहुत अच्छी कविताएं करते हैं और बहुत बड़ा साहित्य लिखते हैं। तो महादेवी जी इस उद्देश्य से उस तांगे पर बैठ जाती हैं कि भले तांगे वाला वहां पर जयशंकर प्रसाद को नहीं जानता है, लेकिन जिस सूंघनी साहू की ये बात कर रहा है तो शायद वहां वह सूंघनी साहू जयशंकर प्रसाद जी को जानता हो। तो इस उद्देश्य से महादेवी वर्मा उसके तांगे पर बैठ जाती हैं, और वहां जाकर इनको पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद के परिवार में ही, जयशंकर प्रसाद के पूर्वज ही सूंघनी साहू नाम से जाने जाते थे, और इनके यहाँ तंबाकू का व्यवसाय होता था। तो इस प्रकार से आप लोग ये घटना कभी नहीं भूलेंगे। अब हम देखते हैं कि इनके संबंध में और अनेक तथ्य कौन से हैं। क्योंकि बनारस में इनका जन्म हुआ है, देखिए, तो बनारस एक ऐसी महान भूमि है, कह सकते हैं कि बनारस एक ऐसी महान भूमि है जहां से हमें
बहुत ही कवि साहित्यकार मिले हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद को ले लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बनारस के ही हैं, मुंशी प्रेमचंद भी बनारस के ही हैं, और कबीर दास भी काशी बनारस, और रैदास भी हमारे वहीं के हैं। और भी बहुत से कविगण हैं जिनका जन्म बनारस की प्रसिद्ध भूमि पर हुआ है, शंकर की भूमि पर हुआ है। तो ये इतने लोगों का आप लोग परिचय भी नहीं भूलेंगे बनारस से संबंधित। मैं प्रत्येक क्लास में कहती हूँ कि यदि आप लोग नोट्स बनाएं तो मेरे साथ बैठकर आप लोग नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, इनका जन्म 1889 में होता है, और प्रसाद जी की मात्र शिक्षा कितनी थी? 7वीं पास। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 7वीं पास, सिर्फ 7वीं पास कोई व्यक्ति अपना इतना व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व रख रहा होगा। आप लोगों में से भी काफी लोग होंगे जो कहीं बीए, बीएड या ग्रेजुएशन को मतलब ग्रेजुएशन के क्वालिफाई करने के आगे ही होंगे, और शायद कुछ ही लोग होंगे जो 10वीं 12वीं में होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये जो 7वीं पास व्यक्ति हैं, इन्होंने इतना व्यक्तित्व लिख दिया है कि आज के टाइम पे इन्हीं के ऊपर सर्च करके लोग पीएचडी कर रहे हैं। इन्हीं की रचनाओं को पढ़कर लोग इनके सर्च कर रहे हैं इनके ऊपर, और पीएचडी कर रहे हैं 7वीं पास व्यक्ति के ऊपर। तो मैंने ये बात इसलिए आपको बताई है क्योंकि यहाँ पर डिग्रियां मायने नहीं रखती थी, यहाँ पर व्यक्ति की विद्या, व्यक्ति का व्यक्तित्व मायने रखता था, इसलिए ये साहित्य में इतना स्थान प्राप्त कर पाए हैं। और आज के समय पर छायावाद जो है युग, जो हिंदी साहित्य का एक प्रमुख भाग है, वह इनके नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे, प्रसाद जी मात्र 7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह घर पर हुई थी, और आगे चलकर इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्वींस कॉलेज, जहां पर भारतेंदु जी को भेजा गया था बनारस के क्वींस कॉलेज में, वहां पर ये चले गए थे। तो इनकी आगे की जो मतलब घर के आगे जो प्रारंभिक शिक्षा थी घर में थी, और प्रारंभिक शिक्षा के बाद 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 7वीं तक इनकी क्वींस कॉलेज में हुई थी। इसके बाद इनकी कुछ ही वर्षों बाद, जब ये कक्षा 7वीं में ही थे, तब 1900 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। 1900 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनके जो बड़े भाई होते हैं, उनका नाम होता है, इनके बड़े भाई जो होते हैं शंभू रत्न, वह इन्हें क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? आप लोगों को भाई का नाम भी यहाँ पर मिल जाएगा, आप लिख लीजिए। इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न। जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम शंभू रत्न था। वह इन्हें क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और जैसे तैसे ये पिता की मृत्यु के बाद उभरते हैं और इनकी पढ़ाई थोड़ी सुचारू रूप में आती है, तभी इनकी माता अर्थात 1905 में माता मुन्नी देवी, 1905 में माता मुन्नी देवी का भी देहांत हो जाता है। इसके बाद जब माता पिता के देहांत के बाद इनका जीवन बहुत ही दुखमय हो जाता है। अब इनके सहारे के लिए सिर्फ इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ही रह जाते हैं, और कुछ ही समय ऐसा प्रकृति के द्वारा ऐसा चक्र चलाया जाता है कि 1960 में इनके बड़े भाई शंभू रत्न का भी देहांत हो जाता है। अब इतनी विषम परिस्थितियों में, इतने दुखमय जीवन में, इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद भी जब कुछ समय बाद 1960 में इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तो घर का संपूर्ण भार इनके ऊपर आ जाता है, जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ जाता है। चूंकि इनकी भाभी भी रहती हैं, तो भाभी का भी भरण पोषण किसके ऊपर आ जाता है? जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। और इनके पास सिर्फ एक व्यवसाय रहता है, तंबाकू की दुकान। कभी कभार इन्हें तंबाकू की दुकान पर भी बैठना पड़ता है। तो इस वजह से इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती है, और यह
स्वाध्याय के बल पे ही अपने स्वाध्याय के बल पे ही बहुत सी चीजों का ज्ञान कर लेते हैं। जैसे इन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर वेद, पुराण, उपनिषद, काव्य शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही प्राप्त किया होता है। इतने महान कवि इतनी परिस्थितियों के बाद जूझने के बाद भी यह अपनी आजीविका चलाते हुए भी लेखन कार्य सुचारू रूप से रखते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में। प्रारंभिक जीवन दुख संकट से भरा था। चूंकि इनकी कहा जाता है कि इनकी 3 शादियां होती हैं। अब 3 शादियां क्यों होती हैं, इसके पीछे भी बहुत सी कहानी होती है। क्योंकि अगर उनकी पत्नी का नाम आ जाए तो चूंकि आपने हर किताब में पढ़ा होगा कि इनकी पत्नी का नाम कमला देवी था, लेकिन वास्तव में इनकी 3 शादियां होती हैं। क्योंकि मैंने बहुत डीपली पढ़ा है तो आप लोगों को बहुत डीपली पढ़ाऊंगी, और वह क्यों होती है, कैसे होती है, वह भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की 3 शादियां होती हैं। किस प्रकार से होती हैं? तो पहला विवाह होता है उनका 20 वर्ष की उम्र में। पहला विवाह 20 वर्ष की उम्र में विंध्यवासिनी से हुआ था। इनका पहला विवाह 20 वर्ष की उम्र में विंध्यवासिनी से हुआ था, जिनकी कौन सी सन थी? 1909। लेकिन 1916 में इनका देहांत हो जाता है। किसका? विंध्यवासिनी का 1916 में क्षय रोग के कारण इनका देहांत हो जाता है। तो 1916 तक इनकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं ना कि हरिवंश राय बच्चन ने तो यहां तक लिखा है कि है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कहाँ मना है। तो इसी उद्देश्य के आगे जब इनके रोशनीमय जीवन में अंधेरा छा जाता है तो यह दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी होती है 1917 में। दूसरा विवाह 1917 में सरस्वती देवी से होता है। लेकिन इस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से तो ईश्वर भी रूठ जाता है। उसको शायद इनकी खुशियां कहीं बर्दाश्त नहीं होती और 1919 में क्षय रोग के कारण ही सरस्वती देवी की भी मृत्यु हो जाती है। 1919 में क्षय रोग के कारण ही, अर्थात टीबी के रोग के कारण ही 1919 में सरस्वती देवी की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब यह जीवन से बहुत निराश हो जाती हैं। पर पारिवारिक आग्रह, सगे संबंधियों के प्रेशर के माध्यम से किसी कारणवश 1921 में यह तीसरी बार कमला देवी से विवाह करते हैं। किससे? अब ये लिख लीजिए आप लोग, ये जीवित पत्नी है। कमला देवी से विवाह करते हैं। इनसे इन्हें एक संतान प्राप्त होती है जिसका नाम था रत्न शंकर। तो यदि पेपर में पूछा जाए जयशंकर प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था तो आप लिखेंगे रत्न शंकर। ठीक है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है किसके माध्यम से? कमला देवी के माध्यम से। अब हम देखेंगे थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी का व्यक्तित्व। यह अपनी दिनचर्या में क्या करते थे? तो वे 500 दंड व 1000 बैठक प्रतिदिन लगाया करते थे। जयशंकर प्रसाद जी 500 दंडक और 1000 बैठक प्रतिदिन लगाया करते थे। शतरंज के खिलाड़ी थे। भोजन बनाना, घर के भोजन बनाने से लेकर भोजन परोसने तक में इनकी बहुत रुचि थी, और साहित्य लिखने में तो इनकी रुचि आप लोगों के सामने है ही। आगे देखेंगे। मैं फिर से एक बार मित्रों से कहना चाहूंगी, यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे देखेंगे। इनकी प्रथम कविता, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता 1916 में कौन सी है? सावन पंचक नाम से प्रकाशित हुई थी। सावन पंचक नाम से 1916 में इनकी प्रथम कविता
1906 में इनकी प्रथम कविता प्रकाशित हुई थी। कहाँ पर? भारतेंदु पत्रिका में। तो एक ही लाइन में आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कब निकली थी? 1906 में। कौन सी? सावन पंचक। किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित की गई थी? तो भारतेंदु पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। और एक प्रश्न और बन जाएगा कि किस नाम से प्रकाशित हुई थी। तो आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि इनके उपनाम भी बहुत हैं। जैसे कि इनके पिता ने तो इनका नाम जयशंकर प्रसाद रखा था, लेकिन ये साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभ में कलाधर उपनाम से लिखते थे। कलाधर उपनाम से लिखते थे, तो ये हो जाएगा इनका उपनाम, कलाधर उपनाम। आप लोग नोट कर लीजिए। जगह की थोड़ा कंजेस्टेड है यहाँ पर जगह थोड़ी सी, तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, तो एक ही में आपके 4 प्रश्न आ गए हैं। अब आगे देखेंगे जल्दी से। इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई है। कविता भी लिखी है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि बहुत सी चीजें इन्होंने लिखी हैं। साहित्य को इनकी बहुत बड़ी देन है। अब हम देखेंगे इनका अंतिम समय। इतने महान व्यक्तित्व का अंतिम समय बहुत ही दुखद घटना के कारण निकलता है। इन्हें अंतिम दिनों में क्षय रोग ने ग्रसित कर लिया था। इनको अंतिम दिनों में टीबी हो गई थी। और इसके पहले मैंने एक क्लास ली थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित, तो उसमें भी आपको बताया गया था कि भारतेंदु को अंतिम दिनों में टीबी क्षय रोग हो गया था। वैसे ही जयशंकर प्रसाद को अंतिम दिनों में क्षय रोग हो गया था, टीबी से ग्रसित हो गए थे। और इसी के कारण मात्र 48 वर्ष की उम्र में इनका 15 नवंबर 1937 को निधन हो जाता है। इतने महान कवि का 15 नवंबर 1937 को निधन हो जाता है। तो इस प्रकार ये इनका थोड़ा सा व्यक्तित्व था। अब चूंकि व्यक्तित्व अधूरा तब तक रहता है जब तक उनकी रचनाओं के बारे में हमें पता ना हो। तो अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं। ठीक है, और इनका एक उपनाम और आप लोग लिख लीजिए, झारखंडी। बचपन का था ये, बचपन का नाम इनका झारखंडी था। चलिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इनका उपनाम बचपन का था ये। तो इस प्रकार से 3 हो गए, जयशंकर प्रसाद और कविता के क्षेत्र में कलाधर और बचपन का नाम झारखंडी। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो देखिए इन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे पहले हम देखेंगे रचनाओं में नाटक। नाटक कौन कौन से हैं? कल्याणी, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और करुणालय, प्रायश्चित। बहुत सारे इनके नाटक हैं। यदि इनसे आगे भी आपको चाहिए तो मैं और दूसरी वीडियो बनाकर आपको दिखला दूंगी, क्योंकि मैंने तो बहुत ही डीपली पढ़ रखा है, पर यहाँ जगह कंजेस्टेड रहती है, इसलिए यहाँ पर उतना नोट नहीं कर पाती। आगे देखेंगे इनके कुछ उपन्यास भी आते हैं। कंकाल, तितली, इरावती। कहा जाता है कि इरावती इनका अधूरा नाटक, अधूरा उपन्यास है। आगे देखेंगे कहानी संग्रह। इनके 5 प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहानियां बहुत सी लिखी हैं, पर 5 प्रमुख कहानी संग्रह हैं। वह कौन कौन से हैं? छाया, आंधी, वो आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी। कई बार पेपरों में इनका क्रम लगाने को आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रम से नहीं है, आप लोगों को क्रम में आगे बता रही हूँ, तो देखते रहिएगा। आगे देखेंगे निबंध संग्रह। निबंध इन्होंने लिखा है काव्य और कला। अब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमको देखना है कि इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा है। महाकाव्य है इनका कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है, सर्ग है। यह एक इनका महाकाव्य है और उसमें मनु और श्रद्धा की बहुत बड़ी कथा चलती है। इसमें 15 सर्ग हैं। मनु, श्रद्धा, इणा, आनंद, बहुत सारे सर्ग हैं। लज्जा
ग्लानि आदि नाम की इनकी सर्ग हैं। तो यदि आप कामायनी पढ़ेंगी तो देखेंगे बहुत ही विस्तार है। इसी के अंतर्गत अब देखते हैं आंसू इनका मुक्तक काव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया आंसू इनका मुक्तक काव्य है। और लहर इनका गीति काव्य है, गीत काव्य है। तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का यह व्यक्तित्व कैसा लगा, आप मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगा है तो आप मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में। बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।